स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए एक नया लेक्चर लेकर आया हूँ। इस लेक्चर में हम इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में जानेंगे। जिन आर्टिकल्स से संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, हम वही आर्टिकल्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टैट्यूटरी बॉडीज़ क्या होते हैं। Constitutional bodies are those bodies which are mentioned in the constitution. Constitution बॉडी जो होती हैं वो संविधान में मेंशन होती हैं, उसमें लिखी गई होती हैं। एक कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी किसी आर्टिकल के अंदर आती है, और वहीं जो स्टैट्यूटरी बॉडी होती हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से मेंशन नहीं होती। इनको पार्लियामेंट किसी ना किसी एक्ट के द्वारा बनाता है। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? स्टैट्यूटरी बॉडीज आर दोज बॉडीज विच आर एस्टैब्लिश्ड बाय एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे सेबी, नाबार्ड, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है उसके एग्जाम्पल हो जाएंगे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कैग, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यूपीएससी एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो ये सब किसी ना किसी आर्टिकल के अंडर मेंशन है, तो इनको हम एक एक करके देखते हैं। लिस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, तो इसमें पहले आती है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये आर्टिकल 76 के अंतर्गत आता है। अभी जैसे क्वेश्चन अराइज आ सकता है करंट अफेयर में कि हमारे करंट के जो अटॉर्नी जनरल हैं वो कौन है, तो वो है के वेणुगोपाल। नेक्स्ट, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, शॉर्ट में कैग बोलते हैं इसे। ये आता है आर्टिकल 148 के अंतर्गत। अभी प्रेजेंट पे कौन है? वो है गिरीश चंद्र मुर्मू। ये पहले जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हुआ करते थे। और आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि लद्दाख के फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे, तो वो हैं आर.के. माथुर। अभी जम्मू एंड कश्मीर के प्रेजेंट लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, तो वो है मनोज सिन्हा। ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, ये आता है 165 आर्टिकल के अंतर्गत। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, और फर्दर आगे चल के जो मेरे वीडियोस हैं पॉलिटी पे या ज्योग्राफी पे, स्टैटिक जीके पे, उनको देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट, इंटरस्टेट काउंसिल, ये आता है आर्टिकल 263 के अंतर्गत। इस पर मैंने स्टार साइन लगा दिया है क्योंकि ये किसी न किसी शिफ्ट में जो आरआरबी के एग्जाम हो रहे हैं उसमें आ रखा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है फाइनेंस कमीशन, ये आता है आर्टिकल 280 के अंतर्गत। नेक्स्ट, गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल, ये आता है 279A के अंतर्गत। नेक्स्ट, यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ये आता है आर्टिकल 315 से आर्टिकल 323 के अंतर्गत। नेक्स्ट है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसको आप 3 स्टार लगा लीजिए, मतलब इसको पूछेगा ही पूछेगा। आने वाले जितने भी एग्जाम हैं कहीं ना कहीं पे ये पूछा जाएगा। तो ये आता है आर्टिकल 324 के अंतर्गत। प्रेजेंट के चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, तो वो हैं सुनील अरोड़ा जी। ये कौन से नंबर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, तो ये 23rd नंबर के हैं। अभी इनके साथ 2 और रहते हैं, उनको कहा जाता है इलेक्शन कमिश्नर। तो वो कौन कौन है, तो वो हैं राजीव कुमार और सुशील चंद्रा। राजीव कुमार ने रिप्लेस किया है अशोक लवासा जी को। ठीक है, ये कुछ और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। जैसे स्टेट फाइनेंस कमीशन, ये आती है 243I आर्टिकल के अंडर। नेक्स्ट, स्टेट इलेक्शन कमीशन, ये आती है आर्टिकल 243, सेम रहेगा बट उसका क्लॉज है के। नाउ नेक्स्ट है नेशनल कमीशन फॉर एससीज, ये इंपॉर्टेंट रखना है, याद रखना है आपको, 338 आर्टिकल। नेक्स्ट, नेशनल कमीशन फॉर एसटी, आर्टिकल 338A। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, ये आर्टिकल 338B। ये पहले किस में आते थे? पहले ये स्टैट्यूटरी बॉडी थी, बट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 102 102nd जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ, उससे इसको चेंज कर दिया, इनको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का स्टेटस दे दिया गया। तो ये भी आप याद रखिएगा। अभी बच्चों हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, पहले डेफिनेशन जान लेते हैं, छोटा सा ब्रीफ है।
फंडामेंटल राइट आर द बेसिक राइट्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। तो जो हमारा भारतीय संविधान है उसमें स्पेशली जो मेंशन है फंडामेंटल राइट्स एक सिटीजन्स के क्या होते हैं, तो यहाँ पे हम ब्रीफ में बात करेंगे। तो फंडामेंटल राइट आते हैं पार्ट थर्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्वेश्चन आ भी रखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में फंडामेंटल राइट के बारे में बताया गया है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखते हैं, राइट टू इक्वलिटी ये मेंशन है आर्टिकल्स 14 to 18 के बीच में, ठीक है। अभी CDS में एक क्वेश्चन आया हुआ था कि जो कुआं है, रिवर है और जो भी वाटर बॉडी है वो हर कोई उसको यूज़ कर सकता है अगर वो स्टेट ओन है, तो ये किस फंडामेंटल आर्टिकल के अंतर्गत आता है, तो ये आर्टिकल 15 के अंतर्गत आता है। वहाँ पे इक्वलिटी का जो फंडामेंटल राइट है वो दिया गया है कि अ स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट एन इंडिविजुअल ऑन द बेस ऑफ रेस, रिलीजियंस, कास्ट, सेक्स ऑन एंड ऑन द बर्थ ऑफ प्लेस। नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम, ये आती है आर्टिकल 19 to 22 के अंतर्गत। नेक्स्ट है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23 to 24। अब ये क्वेश्चन और आता है बच्चों, क्या जब इमरजेंसी होती है तो किन आर्टिकल्स को सस्पेंड नहीं किया जा सकता, तो आप याद रखिएगा वो आर्टिकल्स हैं 20 and 21, इसको सस्पेंड नहीं कर सकते। फिर एक क्वेश्चन और आता है कि जो अनटचेबिलिटी है वो किस आर्टिकल के अंदर आती है, तो वो आती है आर्टिकल 17। मतलब पहले इतना छुआछूत था कि उसके लिए संविधान में एक अलग से आर्टिकल बनाना पड़ा। नेक्स्ट राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये आता है आर्टिकल 25 to 28। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, आर्टिकल 29 to 30। अब जैसे क्वेश्चन आ सकता है कि जो मदरसे होते हैं ना, उसमें हम मदरसे अपने धर्म की को प्रोपोगेट कर सकते हैं, उनके बारे में बता सकते हैं, कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उसको एस्टेब्लिश कर सकते हैं, तो वो किस आर्टिकल के अंतर्गत आएंगे, तो मदरसे जो आएंगे वो आर्टिकल 30 के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, ये आर्टिकल 32 है। जो हमारे भीमराव अंबेडकर थे उन्होंने इसी को कहा था कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज है, इसको ही कहा था हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन भी आ रखा है। स्टूडेंट्स अब हम पढ़ेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, DPSP शॉर्ट में बोलते हैं। ये लाई करते हैं आर्टिकल 36 to 51 के अंतर्गत। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर दी सजेशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर फॉर अपकमिंग पॉलिसी मेकर, मतलब ये सलाह है संविधान बनाने वालों की, जिन्होंने हमारा संविधान बनाया था उनकी ये सलाह है कि भाई इनको मानकर आप आगे कानून बनाना। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल्स हैं वो मैं आपके सामने लेके आया हूँ। आर्टिकल 40 है, वो कहता है कि अ स्टेट शैल टेक स्टेप टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत सिस्टम, मतलब एक जो स्टेट होगा वो विलेज पंचायत सिस्टम को ऑर्गेनाइज करेगा। ये आता है आर्टिकल 40 के अंतर्गत। अच्छा, आपको ये ध्यान रखना है कि जो विलेज पंचायत सिस्टम है वो किसने रिकमेंड किया था, वो मेहता राय कमेटी ने रिकमेंड किया था। इससे भी क्वेश्चन आ रखा है। और एक क्वेश्चन आया है कि भाई ये स्टार्ट कहाँ हुआ था सबसे पहले, तो ये राजस्थान से स्टार्ट हुआ। राजस्थान में भी कहाँ, नागौर डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट जो है आर्टिकल 41 है, ये कहता है अ स्टेट शैल प्रोवाइड राइट टू वर्क सब्जेक्ट टू इट्स इकोनॉमिक कैपेसिटी। यहाँ पे इट्स मतलब स्टेट्स, भाई स्टेट की जो इकोनॉमिक कैपेसिटी होगी वहाँ पे वो वर्क करने की उसे फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। फिर आर्टिकल 44 कहता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर दी सिटीजन्स। आर्टिकल 45 कहता है केयर एंड एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन अप टू एज ऑफ 6 years। एंड आर्टिकल 48 कहता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइन्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं आर्टिकल 48A, ये हमें बताता है प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ एंड एनवायरमेंट। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 51, ये बताता है प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। अभी स्टूडेंट्स हम DPSP पढ़ रहे हैं, तो एक क्वेश्चन आया था वो आपके साथ मैं शेयर करता हूँ कि ये DPSP है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ से बोरो किया गया है, तो ये बोरो किया गया है आयरलैंड से, तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है आर्टिकल 51A, ये इसमें बताया गया फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमने कहाँ से बोरो की हैं, ये बोरो की हैं हमने
USSR, जो अब रशिया है, रशिया मतलब टूट गया था ये कई हिस्सों में, तो रशिया भी इसका पार्ट हुआ करता था, लेकिन पहले इसको कहते थे USSR। तो इनिशियली फंडामेंटल ड्यूटीज़ कितनी थी, 10 थी, तो इनको ऐड किया गया था एडेड बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूंट अमेंडमेंट एक्ट 1976। तब ओरिजिनली 10 थी, बट जो ये 11 था इसको एडिट किया गया था बाय 86th कॉन्स्टिट्यूंट अमेंडमेंट एक्ट 2002। अब ये जो 11 नंबर है ये क्या है, ये है इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द पेरेंट टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू द स्कूल। ठीक है, ये पेरेंट्स की ड्यूटी है कि अपने बच्चे को स्कूल सेंड करें, तो 11 नंबर की ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ है।